क्या पढ़ना था आज? नहीं, आज भूगोल पढ़ा। यही बताया था कल हम लोग ने, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय से आज बात करनी है। भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक है। ये देखो तीन पोस्ट है, एक है गवर्नर, एक है गवर्नर जनरल और एक है वाइसराय, ठीक है। और लगभग हम लोग जब शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के समय से 1765 के आसपास से, और कहाँ तक जाते हैं 1947 तक, तब ये तीन बदलते हुए हमको यहाँ पे पोस्ट दिखाई देंगी, ठीक है। और ये तीनों बदलती हुई पोस्ट पहले समझ लो है क्या, और इन लोग की क्या क्या भूमिका है, कैसे ये लोग यहाँ पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था कि 1600 में उसका यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट हुई, भारत में उन्होंने आके रहना शुरू किया, लेकिन कोई भी गवर्नर या गवर्नर जनरल वाइसराय कंपनी में तब तक नहीं आए जब तक रॉबर्ट क्लाइव नहीं आए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय से ये कंपनी के अंदर गवर्नर की परंपरा शुरू होती है, उससे पहले कोई भी गवर्नर की परंपरा नहीं थी। हालांकि कंपनी उससे पहले भी 1608 से लेकर 1757 तक भी रूल कर रही है, लेकिन कोई भी गवर्नर अपॉइंट नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आप दूसरी कंपनीज को कंपेयर करोगे, जैसे फ्रांस की कंपनी, पुर्तगालियों की कंपनी, इन्होंने शुरू में ही आगे अपने गवर्नर अपॉइंट कर दिए थे, है ना। शुरू में ही आगे स्टार्ट से ही अपने अपॉइंट कर दिए थे, इन्होंने गवर्नर अपॉइंट नहीं किए थे अभी तक। अब ये गवर्नरशिप जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है वो जाके शुरू होती है प्लासी के युद्ध के आसपास से, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग को जाना है, प्लासी के आसपास। मैंने कल आपको बताया था कि एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। जैसा कि बंगाल का गवर्नर जनरल, इसकी बात हम लोग ने की थी, तो अगर पहले से शुरू करें तो बंगाल का गवर्नर सबसे पहली पोस्ट, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट कौन सी बनी थी? बंगाल का गवर्नर। जैसे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीन जगहों पर भारत के अंदर, ये देखिए यहाँ
ये है बॉम्बे का रीजन, ये है बंगाल का रीजन, और ये है मद्रास। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे पूरे भारत में जहां पे गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, क्यों अपॉइंट किया जाता था? ये पूरा उत्तर का रीजन देख लेंगे, ये पूरा यहाँ का जितना भी एरिया है पूर्व का ये देख लेंगे, क्योंकि बंगाल काफी इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन थे, और साउथ के रीजन के लिए यहाँ पे एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। जो हम लोग रॉबर्ट क्लाइव पढ़ते हैं, वॉरेन हेस्टिंग पढ़ते हैं, ये सब यहाँ के गवर्नर्स की बात हो रही है। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है। यहाँ पे एक अलग गवर्नर होता था, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ एक अलग गवर्नर होता था मद्रास के अंदर, तो 3 जगहों पर अलग अलग गवर्नर्स के पोस्ट हुआ करते थे। ठीक है, इन गवर्नर्स की पोस्ट में सबसे पहली पोस्ट बनी थी गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, पहली पोस्ट कौन सी थी? गवर्नर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, भारत का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, तो नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगर सिर्फ गवर्नर वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर उसमें गवर्नर जनरल ऐड कर देगा तो साथ में बंगाल को जरूर लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेगा? बंगाल जरूर लिखेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल सबसे पहले बंगाल में ही अपॉइंट किया गया था। ठीक, तो ये देख लो, ये जो पदों का डिवीजन है, ऐसे करके यहाँ पे आपसे क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछा करता है। अगर सिर्फ गवर्नर की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव होगा फर्स्ट गवर्नर, और वो भी कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का? बंगाल। ठीक है, और अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का, तो नाम आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। किसका? वॉरेन हेस्टिंग का, जिसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू गवर्नर से क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का मतलब क्या हुआ था? ये बॉम्बे में अलग गवर्नर था, मद्रास में अलग गवर्नर था, बंगाल में अलग गवर्नर था। अब गवर्नर जनरल का मतलब इस वाले बंगाल के गवर्नर को सुप्रीम बना दिया गया इन दोनों के ऊपर। अभी तक तीनों बराबर थे, अब क्या कर दिया गया? इसको सुप्रीम बना दिया गया। तो जैसे ही सुप्रीम बनाएंगे, गवर्नर के आगे क्या लिख देंगे? गवर्नर जनरल लिख देंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बंगाल का पहला वॉरेन हेस्टिंग, सिर्फ गवर्नर बंगाल का पहला रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भारत का गवर्नर जनरल आ जाता है। ठीक है, भारत का गवर्नर नहीं, क्या? गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट गवर्नर जनरल की बन चुकी है। तो भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ पे जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। किसको? विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब ये भारत का गवर्नर जनरल है। मद्रास, बंगाल, बॉम्बे सबको एक कैटेगरी के अंदर लाके पूरे भारत में एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया, गवर्नर जनरल को, जिसको भारत का गवर्नर जनरल बोलते थे। यहाँ की पोस्ट खत्म कर दी मद्रास की, बंगाल की खत्म कर दी, बॉम्बे की। अब पूरे भारत में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसको हम लोग विलियम बेंटिंक के नाम से जानते हैं, जो चार्टर एक्ट के थ्रू आया। ठीक है, 3 हो गए। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद करो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। अब लास्ट में वायसराय आता है। वायसराय का जो कल मैंने आपको बताया भी था, 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी हैं सब कौन है? वायसराय। और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम कल पारित बताया था हमने, हुआ था, और उसी में भारत का पहला वायसराय मिला, जो वायसराय कंपनी के अधीन नहीं था। अब ये डायरेक्ट किसके अधीन में था? ब्रिटिश सरकार या क्वीन के अधीन में हुआ करता था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते थे? वायसराय कहा करते थे। तो ये 4 अलग अलग पोस्ट है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इन चारों पोस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए। और इसी में अगर पूछ ले अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल, तो जो पहला होगा वो अंतिम होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, तो कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पे आपको पता है पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट। अगर मैं यहाँ पे पूछूं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो पहला गवर्नर जनरल होगा वही तो लास्ट गवर्नर होगा, है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, बस इस चीज को याद रखिएगा, जो लास्ट है ना, जो लास्ट है वो कहीं ना कहीं
पहला नहीं हो सकता, लेकिन जो पहला है वो लास्ट हो सकता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, कौन गवर्नर है, कौन गवर्नर जनरल है, कौन वाइसराय है, और इन सब में पहला कौन है और लास्ट कौन है। ठीक है, वो सब मैच होते ही नाम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था कल आपको कि इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में बात करनी है हमको। रॉबर्ट क्लाइव क्योंकि थे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग ऑलरेडी सब पढ़ ही चुके हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के अध्ययन में या तो प्लासी का युद्ध पढ़ना था हमको, ठीक है, या तो फिर इलाहाबाद की संधि पढ़नी थी हमको, या फिर डुअल गवर्नमेंट पढ़ना था, दोहरी सरकार। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनसे रिलेटेड, और ये तीनों फैक्ट आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया। वॉरेन हेस्टिंग है यहाँ पे, जो 1773 में आते हैं और 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन के यहाँ पे आते। अब ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने आते ही यहाँ पे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करवाया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ क्लॉजेस हैं जो आप लोग को पढ़ने जरूरी हैं, जानने जरूरी हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट का पहला क्लॉज था जो दोहरी सरकार है या डुअल गवर्नमेंट है उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और ये डुअल गवर्नमेंट थी कहाँ पे? बंगाल में, ठीक। ये डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार जो थी, इसको रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सबसे पहले आगे क्या करा गया? समाप्त करा गया, ठीक। दूसरा क्लॉज इसके अंदर क्या था? अब डुअल गवर्नमेंट तो पता है ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। वही निजामत और रिवेन्यू, राजस्व वाला दो बंटवारे थे, और दोनों को बंद कर दिया या खत्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सरकार ब्रिटिशर्स अपने हाथों में ले लेते, तो ना तो प्रशासन नवाबों के हाथों में रह जाएगा बंगाल के, और ना ही किसी तरीके का राजस्व उनके हाथों में रह जाएगा, तो पूरी पूरी सरकार इनके हाथों में चली जाती है। ये है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए बंगाल की प्रशासनिक कार्यवाही और राजस्व की सारी शक्तियां बंगाल ने अपने हाथों में, जो बंगाल के हाथों में थी, वो ब्रिटिशर्स के हाथों में सौंप दी, कौन से एक्ट के माध्यम से? तो वो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ठीक। बंगाल के गवर्नर को, दूसरा क्लॉज है, बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट का ही पार्ट था, इसी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट में ही, कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट का ही पार्ट था। तीसरा क्लॉज देखिए, संसदीय कार्यवाही अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी देखने को नहीं मिली, कानून अभी बनना शुरू हुए, जिसमें से पहला कानून हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या बनाया गया था? अब यहाँ से कुछ काउंसिल्स बनना शुरू हुई थी, ठीक है। वो काउंसिल्स क्या करती थी कि भारतीय सदस्यों को कुछ नामित करती थी, और वो भारतीय सदस्य भारतीय नहीं होते थे, मतलब भारत के अंदर एक संस्था बनाते थे ये लोग, और वहां पे अंग्रेजों को अपॉइंट करते थे, और वो अंग्रेज बैठ के भारतीय लोगों के लिए कानून बनाया करते थे। ये परंपराएं कहाँ से शुरू हुई? यही रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ से शुरू होना शुरू होती है। यहाँ पे एक काउंसिल बनी थी जिसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को जब अपने हाथों में ले लिया, तो प्रशासनिक कार्रवाई ये मॉडल तरीके से जो इंग्लैंड के अंदर कानून चलता है उसी के हिसाब से भारत में भी चलाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा? काउंसिल बनाई, और वो काउंसिल बंगाल में बनी थी, जिस काउंसिल के अंतर्गत सारे नामित सदस्य कौन होते थे? अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है। और कोई नहीं, कौन होंगे? सब अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है। बाकी देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो भी एक्ट है आप पॉलिटी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके होंगे। एक्ट्स का पूरा पूरा चैप्टर होता है, उसको आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा। यहाँ पे हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जो जो चीजें आएंगी एक्ट से रिलेटेड या फिर इन कानूनों से रिलेटेड, उनकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। बाकी पॉलिटिकल जितने भी इसके क्लॉजेस हैं वो आप लोग पॉलिटी में पढ़ ही चुके हो, ठीक है, तो उसको डबल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग लेके आ गए, और पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक तो इंडियन काउंसिल जो है, 1784
बनती है ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है, इंडियन काउंसिल और ब्रिटिश काउंसिल। अब इंडियन काउंसिल ब्रिटिश काउंसिल दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हैं बताओ। इंडियन काउंसिल और ब्रिटिश काउंसिल पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंडियन काउंसिल तो पहले से बना के रखी हुई है, ब्रिटिश काउंसिल को बनाया गया। ब्रिटिश काउंसिल और इंडियन काउंसिल में डिफरेंस, कानून तो दोनों बनाएंगे ना, भारतीयों से रिलेटेड दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन एक का हेडक्वार्टर इंडिया में है, एक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रिटेन में है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इंडियन काउंसिल को जब बनाया गया तो इंडिया के अंदर इसका हेड ऑफिस रखा गया था, जिससे भारत के अंदर ही सारे मामलों को सुलझा लिया जाए। लेकिन जब लगा भारतीय मामले भारत के अंदर रह के नहीं सुलझ पा रहे, तो उसके लिए क्या करा इन्होंने, लंदन में एक काउंसिल बनाई, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटिश काउंसिल के नाम से जानते हैं। तो भारतीय जितने भी मसले थे वो उठ के कहाँ जाते थे, ब्रिटेन जाया करते थे, वहां की संसद में इन मसलों पे डिस्कशन हुआ करता था। फिर ब्रिटिश काउंसिल इसके ऊपर चर्चा करती थी, फिर जाके वो ब्रिटिश काउंसिल से इंडियन काउंसिल में चर्चा होती थी, इंडियन काउंसिल फिर उसको पारित करती थी, तब जाके कोई कानून भारतीयों के ऊपर लागू किया जाता था। तो अगर भारतीय किसी चीज की डिमांड भी करेंगे तो उसको भी कई सारे फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता था, तब जाके भारतीयों के लिए कोई एक कानून बन पाता था। ठीक है, तो उस समय भारतीयों को कानून, और वो भी ब्रिटिशर्स कानून को मनवाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये इन काउंसिल्स के फॉर्मेशन से हमको दिखाई देता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने एक अच्छा काम यहाँ पे ये किया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, कि इन्होंने भारत के अंदर कुछ विभागीय प्रणाली शुरू की थी। विभागीय प्रणाली का मतलब ये कह सकते हो, लाइक कुछ सर्विसेज शुरू की थी। सर्विसेज के अंदर जो भी भारतीय लोग थे उनकी भर्तियां शुरू हुई थी कुछ पोस्ट के ऊपर। जैसे कल मैंने सूबेदार की भी एक पोस्ट आपको बताई थी कि सूबेदार की पोस्ट सबसे उच्च पोस्ट हुआ करती थी इंडियन सैनिकों के लिए। तो ये सूबेदार उबेदार वाली जो पोस्ट थी वो सारी के सारी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही डिस्कशन करके इन काउंसिल्स के अंदर ही लाई गई थी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में रोहिला युद्ध हुआ था। ठीक है, रोहिला युद्ध बस इतना याद रखिए, रोहिला किसके समय में हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ है। इसका कोई डिटेल डिस्कशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा नहीं गया। बस सन याद रखिए और रोहिला युद्ध याद रखिए कि ये वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ये युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद 75 से लेके 82 तक मराठा युद्ध तो पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, पूरा का पूरा मराठा युद्ध पहला वाला किसके अंडर में हुआ है, वो वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में हुआ है। और उसके बाद में सालभाई की संधि साइन हो जाती है, ये भी पता है आपको। 80 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी किसके समय काल में हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग के समय काल के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इस वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के अंदर क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का पहला सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर बताया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल बताया जाता है। हुआ क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई सारे कानूनी परिवर्तन किए थे। उन कानूनी परिवर्तन के अंदर हम इन परिवर्तन को कुछ भाग में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला भाग होता है जुडिशियल सिस्टम। इसने क्या करा था, न्यायिक प्रबंधन किए थे भारत के अंदर, जिसकी वजह से भारत के अंदर कुछ जुडिशरी के बेसिस पे चेंजेस आना शुरू हुए। क्योंकि अभी आप सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन में जो देखेंगे सब, वो भी सब इसी समय की चीजें हैं। उसके बाद में दूसरा इनके समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और वो है लैंड सेटलमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जमीनी व्यवस्था या जमीनी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हम लोग जुडिशियल के अलावा एक और देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू, मतलब इसने अपने राजस्व को चलाने के लिए क्या क्या कार्य किए हो। तीसरा इनका इंपॉर्टेंट कार्य जो था वो था पुलिस सर्विसेज, मतलब इन्होंने पुलिस सर्विसेज के अंदर या पुलिस की सेवाओं के अंदर कुछ एस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट किए थे, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। चौथा जो था, ये माने जाते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, बोला जाता है सिविल सेवाओं के पिता बोला जाता है इनको। ठीक है, मतलब जिस सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उनके पापा कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऐसा बोला जाता है क्योंकि भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले सिविल सर्विसेज को परमानेंट बेसिस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं, इस वजह से इनका नाम आता है।
अभी ये सब चीजें और क्लियर बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ थोड़ी और चीजें। देखिए वॉरेन हेस्टिंग का समय था, वॉरेन हेस्टिंग के समय में भारत के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग का समय काल कहलाया जाता है पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर का, ठीक है। पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर का मतलब ये हो गया कि गलतियां करो फिर सीखो, फिर गलतियां करो फिर सीखो, क्योंकि ये पहला गवर्नर जनरल था और इसके ऊपर लगभग पूरे भारत की जिम्मेदारी अचानक आ गई और इसको पूरे भारत के अंदर सुधार करके कानून स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन नया नया किसी भी जगह पे आता है, कल को आप सर्विसेज में भी जाओगे, पहली बार कहीं पे भी अपॉइंट होगे तो आपको उसके कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, सीखोगे आप पहले वहां पे जाके, तो कई सारे ट्रायल करोगे, एरर करोगे, गलतियां करोगे, सीखोगे, ऐसा हुआ। और वॉरेन हेस्टिंग ने भी यही काम किया। तो इसने बहुत सारी गलतियां करी यहाँ पे और उनसे सीखा। उन गलतियों में कई सारी गलतियां जमीनी विवाद से रिलेटेड, जो आगे चल के कई सारे जमीनी विवाद भी बने, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति आता है तो शुरू में गलतियां करता है। जैसे नेहरू ने जब आजाद देश को अपने हाथों में लिया 1947 में, तो आजाद भारत एकदम से पहली बार आजाद हुआ। इससे पहले तो हमेशा से हमारे अंपायर चलते थे भारत के अंदर, इतिहास ही है पूरा का पूरा, डेमोक्रेसी कभी थी नहीं। तो डेमोक्रेसी 1947 में पहली बार नेहरू के हाथ में आई। अब एक शिशु है, बच्चा है भारत, जिसको अब डेवलप करना है, उठाना है। तो नेहरू ने उस समय भारत को उठाने के लिए कई सारी गलतियां की होंगी, जिसका डिस्कशन आज के समय में भी किया जाता है। लेकिन उस समय हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि नया भारत, और इस नए भारत का, इतने बड़े भारत का चैलेंज एक डेमोक्रेसी के फॉर्म में किसी एक लीडर के ऊपर होगा, तो वो क्या करेगा, ट्रायल एरर के ही फॉर्म में अपना जीवन काल निकालेगा। तो उनको 16 साल के कार्यकाल के अंदर कई सारे ट्रायल और एरर देखने को मिले। आप लोग जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाओगे तो अपने ऑप्शनल चूज करोगे, ठीक है, ऑप्शनल लिखना होता है ना आंसर। तो जब ऑप्शनल चूज करते हो तो पहली बार में कोई सही ऑप्शनल चूज ही नहीं कर पाता। जो भी पहला ऑप्शनल आपका होगा उसके बाद में एक ऑप्शनल जरूर चेंज करोगे, ठीक है, क्योंकि वो पहला ऑप्शनल आपसे गलती से चूज हो जाता है भीड़ देख के, यार सबसे ज्यादा तो नंबर इसमें आ रहा है, सबसे ज्यादा तो मार्क्स इसमें मिल रहा है, कभी इसमें कंफ्यूज हो गए, कभी आपके घनिष्ठ मित्र ने ले लिया है वो वाला सब्जेक्ट तो आप भी उसी लाइन में चले जाओगे, कभी कभी आपको आसान लगेगा कोई सब्जेक्ट तो उसमें चले जाओगे। लेकिन जब 2-3 साल गुजर जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि नहीं, आपके लिए कोई एक अलग ऑप्शनल बना था जिसमें आपको इंटरेस्ट था, आपको वही लेना है ना। तो ये पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर हर चीज की शुरुआत में होते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने यही किया। वॉरेन हेस्टिंग ने जमीनी विवाद से रिलेटेड कुछ सिस्टम लागू किए, जिनमें से इसने सबसे पहला सिस्टम जो शुरू किया था वो सिस्टम था क्विंक्यूनल सिस्टम, जिसको बोलते थे पंचवार्षिक सिस्टम, ठीक है। ये पंचवार्षिक जो है ये जमीनी सिस्टम से रिलेटेड है, या लैंड सेटलमेंट कह दो आप इसको। ये पंचवार्षिक सिस्टम बेसिकली नाम से ही दिखाई दे रहा है 5 इयर्स के लिए इसको लागू किया गया था, ठीक है। जब वॉरेन हेस्टिंग आए तो इन्होंने अप्रोक्स 1772 से लेकर 1777 तक इस सिस्टम को लागू किया। अब 72 यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि 72 के अंदर इन्होंने अबॉलिश भी किया था 12 गवर्नमेंट को आके, ठीक है, उसी समय। और 72 के अंदर ही इनका प्रभाव लगभग, क्योंकि भारत में पहले से ही रह रहे थे लेकिन गवर्नर जनरल की पोस्ट पे 73 में आए थे, तो इन्होंने 72 से इस सिस्टम को भारत में लागू करवाना शुरू कर दिया था। 72 से 77 तक 5 साल तक ये सिस्टम चला। इस सिस्टम के अंदर होता क्या था कि जिनकी भी जमीन हुआ करती थी उनको 5 साल के लिए बॉन्ड कर दिया जाता था इस बात के ऊपर कि 5 साल का टैक्स कैलकुलेट करो और टैक्सेशन हमको पूरे 5 साल का उठा के दो, ठीक है। तो इनको क्या लगता था कि 5 साल का एवरेज हो गया 25, बाद में हमें 25% मिल जाएगा हर साल अगर हम 5% लेंगे। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी फसलें होती हैं, जो भी फसलें होती हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इंद्र देवता के ऊपर डिपेंड करती है। इनको नहीं पता थी ये बात कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक अच्छी फसलें नहीं होंगी, इंद्र देवता जब तक मेहरबान नहीं होंगे तब तक अच्छा टैक्स नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या, कभी 5% इनको मिलता था, कभी वो 3% रह जाता था, कभी वो 6% हो जाता था। तो ये बदलता स्वरूप जो मौसम का था ये इनको यहाँ रहकर समझ नहीं आया शुरू में। तो इन्होंने जो क्विंक्यूनल सिस्टम लागू किया था उससे 5 साल में जो भी टैक्स इन्हें प्राप्त हुआ उससे इनको कोई खास फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से ये सिस्टम क्या कहलाया, फेल हो गया, ठीक है। पंचवार्षिक सिस्टम, इसको अंग्रेजी में क्विंक्यूनल कहते हैं, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको क्विंक्यूनल सिस्टम बोलते हैं,
पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 5 साल के लिए जिस सिस्टम को लागू किया जाए क्विंक्यूनल या पंचवार्षिक सिस्टम, ये सिस्टम फेल हो गया। और जब ये सिस्टम फेल हो गया तो वॉरेन हेस्टिंग ने एक नया सिस्टम लेके आए और वो भी जमीनी विवाद से ही रिलेटेड था। फिर से उसको लेके एक विवाद शुरू हुआ जिसको बोला जाता था ईयरली बिडिंग सिस्टम। इसका मतलब है वार्षिक बोली लगाना। क्या बोलते हैं इसको? वार्षिक बोली लगाना। 5 साल के सिस्टम को अचानक से लागू कर देना, ये बात इनको रियलाइज हुई बाद में कि सालाना फसल का जो भी अगर हम लोग टैक्सेशन या कैलकुलेशन करेंगे तब शायद हमको उससे प्रॉफिट हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, उसको सालाना कर दिया। और सालाना में भी एक वर्ड ऐड है, बोली लगाना। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जिनकी लैंड थी उन्हीं की लैंड रहेगी, ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये लैंड सेटलमेंट का सिस्टम ही चेंज कर दिया था। मतलब एक्चुअल में जिसकी लैंड थी उस लैंड को कहां ट्रांसफर कर दिया इन्होंने? बोली लगा दी कि जिसको भी सबसे ज्यादा बोली लगानी है इस लैंड की बोली लगाइए, अपने पास में लैंड रखिए और उसका टैक्स हमको पे करिए। ठीक है, तो ये एक सिस्टम इन्होंने लागू करा जिसको बोला गया ईयरली बिडिंग सिस्टम, वार्षिक बोली लगाना जिसको हम लोग कहते हैं। ये सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। ठीक है, ये सिस्टम भी फेल हो गया। जब ये सारे सिस्टम फेल होना शुरू हुए तब यहाँ पे कॉर्नवालिस आए बाद में। अब कॉर्नवालिस ने बोला कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग पहले ही यूज कर चुके हैं और चेक कर चुके हैं कि जो भी लागू करते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक स्थायी बंदोबस्त भारत में शुरू कर दिया जाए। अब स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या हो गया? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ना कोई ईयरली सिस्टम, ना कोई 5 साल का सिस्टम, मतलब स्थायी तौर पे जमीनों को जमींदारों को उठा के दे दिया जाए और जितना उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा उस सबका प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके अंग्रेज हर साल को छोड़ो हर महीने उसका टैक्स लेना शुरू कर दिए थे यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त के अंदर। ठीक है, तो ये एक नया सिस्टम था। इन चीजों को फेल होता देख के कॉर्नवालिस ने भारत में एक नया सिस्टम लागू किया जिसको बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। और इन्होंने ये आते ही लागू कर दिया था जैसे ही ये यहाँ पे गवर्नर जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट हुए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ पढ़ा है आप लोग ने? क्या था स्थायी बंदोबस्त, क्या होता था इसमें? जमींदार के ऊपर डिपेंड करता था कि मतलब ऐसा बोलते थे कि अगर सूरज डूबने से पहले पहले उसने जमीन का थोड़ा हिसाब नहीं दिया तो उसकी जो जमींदारी थी वो खत्म। मतलब कितना कितना टैक्सेशन देना पड़ता था, कितना हिस्सा होता था जमीनों का, जमींदार को कितना मिलता था? सर 11/10 था वो उसको जाता, वो 10/11 था वो उसको जाता था ब्रिटिश वालों, और 1/11 था। हाँ, उतना ही वो फार्मर को मिलता था। 19% उसका बोला। वेरी गुड एग्जैक्टली यही था 11/10 नहीं था 10/11 एंड 1/11। ठीक है, ये रेशियो था। अब इसको समझा देता हूँ थोड़ा। देखो, स्थायी बंदोबस्त के अंदर बोला गया कुछ जमींदारों को, यहाँ से जो जमींदारी प्रणाली है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, जमींदारी प्रणाली का मतलब जमींदार लोग अब अपने हाथों में जमीनों को रखना शुरू कर देते हैं। ये जो जमीन थी पहले किसी फार्मर्स की, उन फार्मर्स की जमीन को उठा के किसको दिया जाने लगा? जमींदार को दिया जाने लगा। जमींदार को बुलाते थे, उनसे कहते थे जमीन को देखभाल करने के लिए हम आपको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। मनसबदार याद है? ठीक है, मनसबदारी, जागीरदारी और ये वो सब आपको जो एकता प्रणाली थी वो सब आपने पढ़ी है। तो उस समय क्या करते थे मुगल या दिल्ली सल्तनत के शासक वहां पे मनसबदार या इक्तादार को अपॉइंट तो करते थे लेकिन जमीनों का मालिक नहीं बनाते थे। ठीक है, वहां पे जमीनों का मालिक नहीं बनाते थे। यहाँ पे इन्होंने क्या करा? जमींदार को अपॉइंट करा और जमींदारों को जमीनों का मालिक बनाना शुरू कर दिया। जिस फार्मर की लैंड है उस लैंड को कोई भी जमींदार अपने हाथों में ले लेता था और उसका मालिक बन जाता था। मालिक बनने का मतलब वो जमींदार अब उस फार्मर से वहां पे सिर्फ मजदूरी कराता था, उस फार्मर्स के हाथों में कुछ नहीं बचा था यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या था कि एक जमीन अंग्रेजों ने फार्मर से ली और उठा के जमींदार को दे दी और उससे क्या बोला कि इसको 2 रेशियो में डिवाइड करो। जितनी भी फसल का उपज होगा उस फसल की उपज में से 10/11 और 1/11 का रेशियो हमेशा रहा करेगा। अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 10/11 बड़ी है? नहीं,
जी सर। कौन सी? ये डबल डिजिट है। बात समान है। कल से तुम लोग के डीपिंग की क्लास ले लेना तुम लोग जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा वाला हिस्सा कौन अपने पास रखेगा? ब्रिटिशर्स अपने पास में रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादा वाला हिस्सा अपने पास में रखना शुरू कर दिया। तो 10/11 का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा और 1/11 का हिस्सा किसको जाएगा? जमींदार को जाया करेगा। तो ये हिस्सा यहाँ पे डिवाइड हुआ। अब ये तो पूरा 100% हो गया ना। फसल जितनी उपज हुई उस फसल का 100% बांट दिया गया। फिर जिनकी असल में जमीन थी, कौन? फार्मर्स, उनको क्या मिल रहा है? यही तो एक्सप्लॉइटेशन था भारत के अंदर। किसानों के साथ में यही तो एक्सप्लॉइटेशन था। उनकी एक्चुअल में जो जमीन थी वो जमीन को छीन के जमींदार को दे दिया गया और उसके एवज में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, सिर्फ उनको क्या दिया जाता था? 10/11 1/11 लेके इन्होंने 100% आपस में बांट लिया। जमींदार क्या करते थे? इनको वहां पे काम करने के लिए सिर्फ मजदूरी दिया करते थे, मतलब दिहाड़ी जिसको बोलते हैं कि 100 रुपए 200 रुपए तुम लोग रख लो अपने पास में और काम कराया तुमने जमीन पे आगे तो उसके एवज में उनको उतना पैसा दे दिया जाता था। मतलब जिनकी ओरिजिनल जमीन थी वो लोग वहां पे क्या बना दिए गए? मजदूर बना दिए गए। ये भारतीय किसानों का एक्सप्लॉइटेशन और शोषण था जो स्थायी बंदोबस्त से इन्होंने इजाद किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कंट्रोवर्शियल स्थायी बंदोबस्त जो आया वो हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? रेवेन्यू या राजस्व वाले में, क्योंकि यहाँ से इन्होंने राजस्व को अर्न करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसको आप रेवेन्यू वाली कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ये है जो तीसरा मैसूर युद्ध इनके समय काल के अंदर हुआ और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि कराई थी। ठीक है, तीसरा मैसूर ये तो पता ही है आपको, और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि कराई थी। इसके बाद में कॉर्नवालिस कोड 1793 के अंदर आया। क्या था कॉर्नवालिस कोड? कानून से रिलेटेड कुछ चीज लग रही है ना? कानून से रिलेटेड कोई चीज लग रही है? एक्चुअल में कॉर्नवालिस कोड जो रिलेटेड था वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? सिविल सर्विसेज से। और सिविल सर्विसेज के अंदर नियमितता लाना इनका कार्य था। ठीक है, अभी तक वॉरेन हेस्टिंग ने भारत के अंदर सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। भारत में सिविल सर्विसेज को अगर पूछा जाए इंट्रोड्यूस किसने किया तो वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। लेकिन सिविल सर्विसेज को भारत के अंदर परमानेंट बनाने वाले कौन थे? वो थे कॉर्नवालिस। इसलिए कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसलिए बोला जाता है क्यों? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने जो सिविल सेवाओं को भारत में शुरू किया था उसके अंदर कोई भी रेगुलरिटी नहीं थी। रेगुलरिटी का मतलब ये होता है कि जब जरूरत पड़ती थी ये क्या करते थे? उस सर्विस के लिए एक वैकेंसी निकालते थे और वैकेंसी पे अपॉइंट कर दिया करते थे। जब जरूरत खत्म हो जाती थी तो वो सर्विस भी खत्म हो जाती थी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, ठेकेदार जो होते हैं जगह जगह पे जो कुछ रोड का ठेका लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का लेते हैं, बस या किसी भी चीज का प्लेन विलेन का जो भी होता है उस सब का ठेका लेते हैं। अब ये लोग जब इनका कार्य पूरा हो जाता है तो इनको उनकी सर्विसेज से हटा दिया जाता है। तो ये क्या होती है? संविदा बेस्ड या किसी भी तरीके से आप कह सकते हो, कुछ उस तरीके की होती है। सरकार इनको देती है थोड़े समय के लिए और वापस ले लेती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी इस समय में। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनवाई गई सिविल सर्विसेज को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि हम एक पोस्ट की बना देते हैं सिविल सर्वेंट की। अब भारत के अंदर जो लोग भी सिविल सर्वेंट बना करेंगे उनके अंदर पोस्ट के अंदर परमानेंसी रहेगी। मतलब अगर कार्य है तब भी आप पोस्ट पे रहोगे, नहीं कार्य है तब भी आप पोस्ट पे रहोगे। तो इसीलिए इनको एक क्रेडिट जाता है और सिविल सर्वेंट्स के लिए कॉर्नवालिस जरूरी है। इसीलिए क्योंकि ये जो पोस्ट सारी की सारी जो ये इंपॉर्टेंट लॉन्च होना शुरू हुई इसी के बाद में सब बनना शुरू होगी। ठीक है, तो यही लाने वाले हैं सिविल सर्विसेज को। इन्हीं की वजह से आप लोग अधिकारी बनोगे आगे चल के। ठीक है, वरना शायद अधिकारी ना बन पाते, मजदूर बने रह जाते। अभी भी मजदूर हो, आपकी उम्मीद तो है। उम्मीद तो है। कुछ और बातें हैं इनसे रिलेटेड बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है जुडिशियल सिस्टम, इन्होंने न्यायिक प्रावधान किए थे। न्यायिक प्रावधान के अंदर विटनेस लॉ को चेंज किया था। ठीक है, विटनेस लॉ का मतलब विटनेस समझते हो ना?
गवाह, ठीक है। विटनेस लॉ का मतलब गवाह का जो कानून था उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आके भारत में बदल दिया। अब गवाही का कानून भारत के अंदर बड़ा विचित्र था और उसको सुन के आप लोग भी थोड़ा हैरान होंगे कि भारत के अंदर गवाही का कानून था क्या। भारत के अंदर गवाही सिर्फ और सिर्फ एक मेल व्यक्ति दे सकता था और वो भी बालिग होना चाहिए था, ठीक है। मेल व्यक्ति दे सकता था, वो भी बालिग होना चाहिए और वो भी जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। तभी वो गवाही देगा और तभी उसकी गवाही को माना जाएगा, अदरवाइज उसकी गवाही नहीं मानी जाती थी। जितनी भी महिलाएं हैं बकती रहे, कुछ नहीं सुनेंगी। हाँ होता था ऐसा, उनकी कोई गवाही नहीं मानी जाती थी, किसी भी तरीके से सुना नहीं जाता था उनका, तो उनको गवाह बनाया भी नहीं जाता था। बच्चों की गवाही नहीं मानी जाएगी, बूढ़ों की गवाही नहीं मानी जाएगी, बूढ़े व्यक्ति की भी गवाही नहीं मानी जाती थी, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होगा, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति होगा या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो भी कास्ट कैटेगरी में हायरार्की में नीचे आता था, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। ये था विटनेस लॉ भारत के अंदर जो पहले चला करता था, ठीक है। तो गवाही के कानून को इन्होंने आगे बदल दिया और इन्होंने बोला हर धर्म, रिलीजन, कास्ट, कलर या सेक्ट किसी के भी बेसिस पे गवाही नहीं हुआ करेगी। गवाही का जो कानून है वो सबके लिए बराबर होगा। तो इन्होंने विटनेस लॉ को चेंज करके क्या कर दिया, इक्वल फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए बराबर कर दिया, समान कर दिया, ठीक है। तो एक अच्छा सुधार था विटनेस लॉ के फॉर्म में। इसके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म जो है पॉपुलर है, ठीक है। तो जुडिशियल लॉ में इन्होंने समान अधिकार सबको दे दिए थे गवाही के, कि गवाही के अधिकार सबको समान होंगे। दूसरा देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिलता था, मतलब फांसी की सजा मिलती थी, उस फांसी की सजा के ऊपर रोक लगवा दी, ठीक है। मतलब अगर कोई भी कल्प्रिट है, कोई भी दोषी है, चाहे मर्डर का ही क्यों ना हो, उसको फांसी नहीं दी जाएगी, फिर उम्र कैद दे सकते, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उम्र कैद हो सकती है, लेकिन किसी को भी कोई फांसी नहीं दी जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया। क्यों किया होगा ऐसा, इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, है ना। कोई भी चेंजेस ये लोग करते थे सोच समझ के करते थे, ऐसा इसलिए हुआ था। फिर चलते थोड़ा वॉरेन हेस्टिंग की तरफ। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, अपने कार्यकाल के दौरान एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, ठीक है। और वो जो व्यक्ति थे वो एक बंगाली ब्राह्मण थे, ठीक। और बंगाली ब्राह्मण थे और उनका काम था ट्रेड, व्यापार वगैरह करना, व्यापारी थे और व्यापार करते थे। तो इन्होंने क्या करा था, उनको फांसी की सजा सुना दी थी। और वो बाद में जब प्रूफ हुआ तो वो जब देखा गया कि इन्होंने जिसको फांसी की सजा दी है वो व्यक्ति निर्दोष था, ठीक है, उसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। इंडियन व्यक्ति था, इस वजह से थोड़ा सा और मसला उठ गया। इन्हीं के यहाँ संसद के अंदर, वॉरेन हेस्टिंग की संसद के अंदर, मतलब इंग्लैंड के अंदर ये मुद्दा उठा और इनके ऊपर आरोप लगाए गए कई सारे कि भारत के अंदर रहकर इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है। तो जब ऐसी कोई रेपुटेड पोस्ट के ऊपर होता है तो उसके ऊपर कुछ कानूनी तौर पे कह सकते हैं हायर पोस्ट के ऊपर केस तो नहीं बनते, लेकिन इम्पीचमेंट बनता है, ठीक है। इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट का लॉ होता है। और जब इम्पीचमेंट होता है, किस किस के ऊपर इम्पीचमेंट लागू होता है भारत के अंदर आज के समय में? इम्पीचमेंट समझते हो ना, राष्ट्रपति के ऊपर होता है और वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, बोला नहीं जाता है कि उस पर लगता है, क्रिया है लेकिन क्रिया ही तो पूछ रहा हूँ मैं। आज तक ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्रिया पूछ रहा हूँ। क्रिया किस किस के ऊपर लागू होती है? भारत के अगर पूरे इतिहास को उठाओ तो इम्पीचमेंट किसी पे प्रूव ही नहीं हुआ है। अगर उठाओगे तो प्रूव ही नहीं हुआ है किसी के ऊपर, लेकिन इम्पीचमेंट का कानून तो है ना हमारे। लोकसभा के स्पीकर के ऊपर भी तो लगता है। ये सब बहुत सारे पोस्ट है, पॉलिटी में पढ़ोगे आप तो इम्पीचमेंट का कानून प्रूव करने का मतलब है कि इम्पीचमेंट का कानून बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी चीज हो जाती है कि अगर किसी पे इम्पीचमेंट प्रूव हो गया तो एक तो वो अपनी पोस्ट से जाएगा, ऊपर से उसके ऊपर जिंदगी भर कानूनी कार्रवाई चलती रहती है। तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर यही इम्पीचमेंट लगा था। जो बंगाली ब्राह्मण थे, नंद किशोर नाम था उनका, उनके ऊपर ये कार्रवाई करने के लिए
उनको फांसी देने के लिए इंग्लैंड की संसद के ऊपर इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा और पहला ऐसा गवर्नर या पूरे भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इम्पीचमेंट सही प्रूव भी हो गया। ठीक है, और इसलिए इनको वापस बुलाया गया 1785 में, इसीलिए इनको पोस्ट से हटाया गया। कभी रीजन पूछ लिया जाए वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाया क्यों गया था, इस वजह से हटाया गया। तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रूव हो गया, किस वजह से, फांसी देने की वजह से। तो कॉर्नवालिस ने आगे चल के क्या करा, अपने जुडिशियल रिफॉर्म में फांसी की सजा ही खत्म कर दी। तो फांसी की सजा ही खत्म कर दो तो ऐसे इम्पीचमेंट वाले आगे प्रोसेस ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस यहाँ से खत्म हुआ और फांसी की सजा भी यहाँ पे खत्म हो गई। तो जुडिशियल रिफॉर्म में 2 रिफॉर्म हो गए इनके, एक तो विटनेस लॉ चेंज कर दिया, ठीक है, गवाही का जो नियम था उसको चेंज कर दिया, और दूसरा क्या करा, फांसी की सजा पे रोक लगा दी। तो ये इनके क्या थे, न्यायिक सुधार थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो क्वेश्चन है जो मेंस में लिखने को आता है, ठीक है, मेंस में लिखने को आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रीलिम्स वाला कोई कैटेगरी का क्वेश्चन है ही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सीधा उठा के मेंस में रखा जाता है क्योंकि इसके द्वारा किए गए सुधार आगे चल के पूरे आजादी तक और ये दिन आज तक इम्पोर्टेंट है। तो आज तक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको बार बार पूछा जाता है। तो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन 4 पॉइंट्स में डिवाइड जरूर कर लीजिएगा और चारों पॉइंट्स के अंदर डैश लगा लगा के इस बात को लिख लीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने नोट्स में नहीं लिखी है, ठीक है, ये बात मैंने नोट्स में नहीं लिखी है और ये बात आपके कहीं काम आ जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ। नोट्स में सिर्फ इतना ही मिलेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सबसे पहले न्यायिक सुधार लिखिए और न्यायिक सुधार में डैश लगा के 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला विटनेस लॉ को इन्होंने परिवर्तित कर दिया और दूसरा फांसी की सजा या कैपिटल पनिशमेंट पे रोक लगा दी, ठीक है। चलिए उसके बाद में राजस्व वाला भी पॉइंट लिख लीजिएगा जिसके अंदर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था भारत के अंदर, ठीक है। इसको आप राजस्व वाली कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो कभी भी लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखने को आएगा तो ये 4 हेडिंग्स डालेंगे आप, पहले न्यायिक सुधार लिखेंगे उनके और उसमें 2 पॉइंट्स वाले लिखेंगे और 2 पॉइंट की गाथा लिखने में आप लोग एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। विटनेस लॉ के अंदर क्या क्या लिख दोगे आप लोग, आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद फांसी की सजा पे रोक क्यों लगा दी, उसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स वाली कहानी या नंदकिशोर वाली कहानी भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। राजस्व सुधार के अंदर हेडिंग डाल के लिख देना स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो क्लॉजेस 1/11 1/11 या जो भी बताया मैंने उन बातों को आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरा देख लीजिए, पुलिस रिफॉर्म इन्होंने किए थे कुछ, ठीक है। पुलिस सुधार जिसको हम लोग कहते हैं, पुलिस सुधार इनके द्वारा किए गए। पहले पोस्ट होती थी जिसको कहते थे कोतवाल की पोस्ट, मुगलों के समय होती थी, मुगलों के समय कोतवाल की पोस्ट होती थी। कोतवाल अब कह देते हैं लेकिन पोस्ट नहीं, ठीक है, कोतवाल साहब बोल दिया जाता है। एक्चुअल में कोतवाली होती है, कोतवाली के अंदर जो सबसे हायर ऑफिसर है उसको कोतवाल साहब बोल देते हैं, कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होती है। अब वो पोस्ट होती है दारोगा की, किसकी होती है, दारोगा की। तो भारत के अंदर दारोगा की पोस्ट को लाने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कोतवाल की पोस्ट को हटा के इन्होंने क्या लॉन्च कर दी थी, नई पोस्ट, दारोगा की। एक पोस्ट इन्होंने और लॉन्च करी थी, एक तो दारोगा है और दूसरी पोस्ट लॉन्च करी थी वो थी एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी की जो वर्दी मिलती है ना आज आपको सिविल सेवाओं के अंदर, वो भी पोस्ट दी गई किसकी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही दी गई। तो दारोगा और एसपी जैसी सर्विसेज को पुलिस सर्विसेज के अंदर लाना तो इनके पुलिस सुधारों के सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस में से एक आता है, ठीक है। उससे पहले कोतवाल सबसे हायर रैंक हुआ करती थी, मुगलों के समय में कह सकते हैं हम लोग। कोतवालों को भी क्या करते थे, विलेजेस के अंदर, गांव का जो इलाका होता था उसके अंदर देखभाल करने के लिए, कानूनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कोतवाल को अपॉइंट किया जाता था। अब क्या होता था, अब एक पूरा सर्किल बनाया जाता था, ठीक है। जैसे चौकी होती है छोटी छोटी कई जगहों पे, चौकी के ऊपर क्या होती है, कोतवाली होती है किसी भी जगह की। तो एक कोतवाली के अंडर में 5-6 चौकियां कर दी गई और हर जगह की चौकी के अंदर इंचार्ज बना दिया गया था दारोगा को, कि दारोगा हर चौकी का एक इंचार्ज हुआ करेगा और इन 4-5 दारोगा को हेड कौन करेगा, कोतवाली से एसपी करा करेगा, ठीक है। तो ये जो पुलिस सिस्टम का सुधार था
ऐसा इजाद करने वाला भारत के अंदर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो आप इसके अंदर ये मेंशन कर सकते हो कि दरोगा और एसपी की पोस्ट को लॉन्च करने वाले ये इंडिया के अंदर थे। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी के अंदर कि एसपी और दरोगा की जो पोस्ट थी इनमें से कौन सी पोस्ट भारतीयों के लिए थी और कौन सी भारतीयों के लिए नहीं थी, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी। तो अब आप लोग लॉजिक लगा के बताओ कि इसमें से कौन सी पोस्ट इन्हें भारतीयों को दी होगी? दरोगा की दी होगी। कोतवाल से हायर रैंक दरोगा भी पहुंचा सकते हैं उससे ज्यादा में। एसपी की पोस्ट क्या कभी भारतीय को मिलेगी? अभी तो नहीं मिलेगी, आगे आईसीएस के एग्जाम जब निकालने लगेंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी भारतीयों के लिए एसपी की कोई भी पोस्ट नहीं हुआ करेगा। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। चौथा इनके सिविल सर्विसेज सुधार, उसको भी आप मेंशन कर लीजिए। इसके अंदर इन्होंने परमानेंसी लाए थे, रेगुलरिटी लाए थे सिविल सर्विसेज के अंदर, मतलब जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे उनको अब परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। सिविल सर्विसेज सुधार इनके ये थे। चलो और कोई फैक्ट याद आ रहा है तो वो भी बता देते हैं। गाजीपुर, हाँ वो तो है, अभी मार नहीं रहे भैया, अभी से मरवा दोगे तो काफी बचे कुछ तो हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम एक किताब थी, भगवत गीता भी एक किताब थी, उन सबका ट्रांसलेशन, ठीक है, हाँ उन सबका ट्रांसलेशन पहले से ही जो था संस्कृत भाषाओं के अंदर या हिंदी भाषाओं में तो था उपस्थित, लेकिन इन्होंने खुद के समझने के लिए क्या करा था, उसे अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाया था। नाम लिखिए मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को डिपार्टमेंटल जो हेड था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाया था, और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाने के बाद उनको ये कार्य सौंपा गया था। ये ऐसी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, क्या जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है या भगवत गीता है, उसका सार पूरा अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेट करने का कार्य उनको सौंपा गया था। क्यों कर रहे हैं ऐसा कार्य? मुगल भी पढ़े हैं आपने, दिल्ली सल्तनत भी पढ़ी है, तो आप बता सकते हो ये क्यों कर रहे हैं? कल्चर समझने के लिए। ये चाहते हैं भारत का कल्चर समझेंगे अब, तो भारत के कल्चर को समझने के लिए ये लोग उन किताबों को इसमें ट्रांसलेट करवा देंगे, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करवा देंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट करवा दिया। कलकत्ता मदरसा, ठीक है, कलकत्ता मदरसे के फॉर्मेशन होता है। कलकत्ता मदरसा क्यों बनाया गया होगा? मुस्लिम कल्चर को समझने के लिए। वहां पे शरीयत लॉ पढ़ाया जाता था, और वहां पे पढ़ने वाले लोगों में भारतीय लोग नहीं थे। ठीक है, कौन थे? अंग्रेज, सारे के सारे अंग्रेज लोग ये सारे ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए डेवलप कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये भारतीयों के लिए डेवलप कर रहा है। ठीक है, किसके लिए कर रहे थे? अपने खुद के लिए डेवलप करते थे। तो यहाँ पे कलकत्ता मदरसा भी शुरू करवाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और इसमें यहाँ पे शरीयत लॉ को पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? मदरसा तो कलकत्ता में बन गया। बनारस, वेरी गुड।
फॉर्मेशन भी हुआ था इन्हीं के समय में। संस्कृत यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोनाथन डंकन, नाम भी लिख लीजिए इनका, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया गया। जोनाथन डंकन। संस्कृत यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन कब किया था? 1791। 1791। अब संस्कृत यूनिवर्सिटी उस दिन बनाया गया होगा, वो बनाया गया होगा हिंदू कल्चर को सीखने के लिए, ठीक है। तो मुस्लिम कल्चर को सीखने के लिए कलकत्ता मदरसा बनवा दिया गया और हिंदू कल्चर को सीखने के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन करा दिया गया। एक सोसाइटी बनाई गई, इस समय नाम लिखिए उसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भाई विलियम जोन्स। कॉर्नवालिस इसका गवर्नर है, इसके समय में, लेकिन इनके समय में बनाई गई थी, ठीक है। नाम लिखिए विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मतलब क्या था इस समय? एक्चुअल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दो तरीके के कल्चर को पढ़ाने के लिए जानी जाती थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर दो तरीके की चीजें बताई जाती थी। पहला इंडोलॉजी को बताया जाता था, ठीक है, और दूसरा ओरिएंटोलॉजी को बताया जाता था। ये कौन सी भाषा है? इंडोलॉजी और ओरिएंटोलॉजी का मतलब ये होता है कि भारतीय इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाएगा। मतलब इंडोलॉजी के अंदर भारत का इतिहास, लाइक सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता क्या थी, क्या उससे पहले भी कोई सभ्यता थी, या आर्यंस के बारे में, ये सब सिखाया कहाँ जा रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। वहां पे ये सब के बारे में शिक्षा दी जाती थी। ओरिएंटोलॉजी में क्या किया जाता था? पूर्व। ओरिएंटोलॉजी का मतलब होता है पूर्व का पूरा स्थापत्य जानना। तो पूर्व के स्थापत्य को जानने के लिए, पूर्व के स्थापत्य की बात होगी, भारत के बारे में सारी की सारी स्थापत्य कलाओं की भी स्टडी कहाँ की जाती थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, 1789, ये सब आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। कई सारे फैक्ट बार बार आते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर की ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपको आंसर लिखने के लिए, ठीक है। पहली चीज इंडोलॉजी, मतलब भारत के पूर्व के इतिहास को जानने की कोशिश की गई, कहाँ पे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर। और दूसरा क्या किया गया था? पूर्व का इतिहास, मतलब भारत की स्थापत्य कला और वास्तुकला को जानने की भी कोशिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में की जाती थी, ठीक है। इनको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप। चलिए, बाकी इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है 1793 में। उसके बाद में इनका मकबरा बनता है गाजीपुर में, ठीक है। भारत के अंदर गाजीपुर में उत्तर प्रदेश का ये रीजन है जहाँ पे इनका मकबरा बना हुआ है आज के समय में, ठीक है। आसपास बकरियां चुनती रहती हैं, इंसान नहीं है वहां पे, ऐसे ही बना हुआ है सिर्फ मकबरा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसका भारत में मकबरा बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी देता है, वास्को डी गामा भी देता है, ठीक है। वास्को डी गामा का भी मकबरा भारत में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वास्को डी गामा का जो मकबरा भारत के अंदर बना हुआ है वो केरला के अंदर बना है, और केरला में भारत का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। केरला में भारत का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है, और उस चर्च के अंदर ही वास्को डी गामा का मकबरा बना हुआ है। मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए पॉपुलर थे वास्को डी गामा, प्रमोट करने के लिए। और भारत में उनका जो अगर रिलीजियस बेसिस पे देखा जाए तो उनके योगदान को क्रिश्चियन काफी ज्यादा मानते हैं कि भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को लाने वाले कौन थे? वास्को डी गामा थे। इसलिए वहां पे चर्च के अंदर इनको अलग से वहां पे पूजा भी जाता है। इस तरीके से इनका भारत के अंदर सबसे बड़ा चर्च अगर बना हुआ है तो वास्को डी गामा का चर्च बना हुआ है।
तो ध्यान रखिएगा इस बात। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से लेकर 1805 तक। समय काल इनका नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1798 से 1805 वास्को लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर खुद को बोला था जो। अरे सबसे पहले तो सहायक संधि के ऐसे थोड़ी करना है। कौन सा जानवर आता है गिलास में? शेर कीकी नहीं करता। कीकी क्या करता है पता ही है? हाँ। शेर आजकल ठंडा कुछ भी करता है। चलो सहायक संधि का परिचय देख लो पहले। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आते ही सबसे पहले सहायक संधि को साइन कराना शुरू करते हैं। ठीक है, सहायक संधि का इंट्रोडक्शन 1798। ठीक, और सहायक संधि के अंदर क्या बताया था मैंने? क्या हुआ था सहायक संधि में? मैसूर को इन्होंने कैसे अपने कंट्रोल में लिया? सहायक संधि से तो लिया था। सर इसका हस्ताक्षर कराने क्या था हस्ताक्षर? ये था कि उसमें मतलब पूरा कंट्रोल हमारा हो जाएगा। पूरा कंट्रोल, पूरा मतलब राजस्व का कंट्रोल हो जाएगा। राजस्व का कंट्रोल, ये भी सच सच बताओ। झूठ मत बोलो यहाँ पे, सच बताओ। पूरा कंट्रोल कैसे ले लेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है? आगे चल के 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की तो आती है, तो उसका क्या यूज हुआ अगर यही पे पूरा कंट्रोल है? बताओ मैसूर से किन शर्तों के ऊपर साइन करने के लिए बोला गया था? मैसूर से किन शर्तों के ऊपर साइन करने को बोला गया था? टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को साइन करने से मना कर दिया था। क्या मुजम्मल? गठबंधन बनाने के लिए, मतलब कौन सा गठबंधन में क्या चाहते क्या है मैसूर से? क्या चाहते हैं? मैसूर के राज्य को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं? हाँ? तो तुम लोग बोलते हो चुप जाते हो, गलत तो बोलोगे, क्या होगा? हम बोलोगे तो गलत बता तो चुका हूँ मैं पहले, जो पहले से भी डिजाइन राज्य वाले। हाँ देखो बोली, ठीक बोली थोड़ा, लेकिन बोलते ही नहीं हो, दिक्कत ये। देखो बताया ये गया था सहायक संधि के अंदर कि जितने भी सैनिक होंगे उन सैनिकों का अपॉइंटमेंट जो है हम अपने भी अंग्रेजी सैनिकों को भी तुम्हारे स्टेट में रखेंगे। ठीक है, मतलब मैसूर में अंग्रेज अपने सैनिक रखना चाहते थे। और पहली बात तो सैनिकों के कंट्रोल को रखने का मतलब क्या हुआ? मैसूर को ये डर था कि अगर इन्होंने सैनिक अपने रख दिए तो पॉलिटिकल कंट्रोल पे धीरे धीरे ये लोग ले लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सैनिकों का खर्चा भी किसको उठाना था? राज्य को उठाना था। मतलब मैसूर सैनिकों का खर्चा भी उठाया फिर वहां पे बैठ गए, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था। इस वजह से सहायक संधि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। बेटा क्लास में है, क्लास में करते हैं कॉल। ठीक है, तो सहायक संधि के अंदर ये जो बेसिकली था वो यही था कि सैन्य कार्रवाई की शक्तियां अंग्रेज अपने हाथों में लेना चाहते थे, इसलिए वो मैसूर को प्रेशर कर रहे थे कि वो सहायक संधि साइन करे। ना ही सिर्फ मैसूर, और भी राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों को सहायक संधि को साइन करने के लिए यहाँ पे प्रेशराइज किया गया था। अगर टीपू सुल्तान ने वो संधि साइन नहीं की थी मैसूर में, टीपू सुल्तान तो वॉर लड़ते हुए मर गया था, तो वो संधि साइन किसने की फिर? टीपू सुल्तान तो मारा गया था ना 17 में, चौथे में मारा गया था, चौथे वाले मैसूर में मारा गया। और 1799 में जब मर गया तो बोला गया मैसूर ने सहायक संधि साइन कर दी। तो वो कौन से मैसूर के लोग हैं जिन्होंने सहायक संधि साइन कर दी? टीपू सुल्तान राजा तो है नहीं, उसके दोनों बेटों की भी हत्या कर दी गई थी जो चाय पीते थे बैठ के वक्त। हाँ मार दिया
चाय में जहर था नहीं, चाय में जहर मार दिया था, मतलब उसकी हत्या कर दी। तो हुआ क्या था, मैसूर का राज्य जो पहले चिका कृष्णा राजे से किसने छीना था, हैदर अली ने छीना था, उन्हीं लोगों को वापस ये सल्तनत दे दी गई। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने बाद में इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला अगर मैसूर था तो उसके अंदर करने वाले हस्ताक्षर कौन थे, चिका कृष्णा राजा। ठीक है, तो चिका कृष्णा राजा ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए। ठीक, तो सहायक संधि के अंतर्गत 31 31 है, आप लाना 32 कहते हैं। सर 30 है, 31 से 30.5 भी हो गए। कोई नहीं जाएगा कहीं, आज गेट बंद, ताला लगा हुआ है, गेट बंद कर की बारात, तुम्हारी बारात निकाल देंगे, कैश लेके जाएगा तू। नहीं आज हम रहेंगे, ऐसे कैसे कर सकते? हाँ फिर से बता दे रहा हूँ, टेस्ट का पैटर्न है 55 क्वेश्चन है। करने 85 है, 5 ऑप्शनल में दिए हैं क्योंकि पेपर देखते तोते हो जाएंगे तुम लोग के ना, तो इस वजह से संभालना भी जरूरी है थोड़ा सा। चलो 5 तो ऑप्शन है, इधर उधर से संभाल लिया जाए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ क्या जी 55 अगर तुम लोग 55 कर दिए तो एक बुक मेरी तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री की। सर वो है कोई और जो देखे। तो क्या करूँगा मैं, कौन सी किताब दूँ, एथिक्स की दे दूँ, एथिक्स चलेगी? जो करे उससे पूछ लीजिएगा। हाँ नहीं, लेक्सिकॉन की एथिक्स की किताब जिसमें 55 के 55 और सही कर दिए। करने का मतलब ये नहीं, करने का मतलब है सही कर दिए। हाँ तभी तो बोला 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 100 नंबर में से जिसके 50% प्लस आएंगे वो कल मेरी जगह क्लास लेना शुरू कर देंगे। हमें ये स्वीकार नहीं है। पेपर रहता है ना तो दे दो, हो जाए 50% प्लस भी लिया तो अच्छा पेपर है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और उन 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, वो वाला पेपर तो पहले ही पता है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो उसमें तो 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी वजह से डिस्क्रिप्टिव लिया है कि आप लोग फेल नहीं होंगे कोई भी। ठीक है, ये थोड़ा हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव 1 क्वेश्चन 25 नंबर का है। एक क्वेश्चन जी विरोधी शब्द में 1 क्वेश्चन 25 नंबर का है। सल्तनत वाला कैसे हो जाएगा? क्या दिल्ली सल्तनत वाला जो आपने कुछ बताया था वो बहुत सोच लिख देना, मैं नंबर काट दूंगा। 250 में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, रेंज रहती है। देखो अगर 150 शब्दों में लिखने को आएगा, सुन लो अरे गांव वालों सुन लो, 150 शब्दों में अगर लिखने को आएगा तो 125 से 175 शब्द होता है उसका मतलब। उसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट 150 ही लिखो। ठीक है, तो अगर कम आता है तो 125 लिखो, ज्यादा ही आता है तो 175 लिखो। ठीक है, अगर उससे ऊपर जाओगे तो माइनस होना शुरू हो जाएगी, उससे नीचे आओगे तो माइनस होगा। और पैटर्न क्वेश्चन का ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, अगर ये तीनों नहीं होंगे तब भी आंसर के नंबर कटेंगे। ठीक है, और 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 50 नंबर आप लोग यहीं से अर्न कर सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं भी आते हैं तो। ठीक है, तो अच्छा पैटर्न है, ठीक ठाक है।
चलिए 1805 के बाद अगला लिखिए लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 इन्होंने रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की थी, जिसकी हम लोग एंग्लो सिख वॉर में बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। एक्चुअल में आप लोग इस टेबल को नोट ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ये टेबल हटा के और गवर्नर जनरल वाइसराय को डिटेल में लिख दूंगा। ठीक है, और वो नोट्स आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाली टेबल आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये नोट्स में नहीं मिलेगी। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से लेकर 23 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से 23 तक है। इनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं या जो भी कार्य है वो उसको लिख लो। अभी सब समझा दूंगा जो जो बीच में बातें आ रही हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नहीं हटाया नहीं है, वही है सामने चल रहा है। सारे एक से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने मर्जी बनाया है ना, तो एक से 32 के 32 पूरे ऐसे ही निकाल दीजिए, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिलते हैं। ठीक है, 32 तो वैसे भी निकाल दें, 5 और 27 अलग अलग करके निकाल दें, इसमें एक सा प्रिंट मार देंगे आप। हाँ नोट कर लिए।
और वही फीमेल इन्फेंटाइल है ना। हाँ कन्या भ्रूण हत्या वही। इसके अंदर क्रेडिट जो है बेसिकली सबका सब गवर्नर जनरल या वायसराय को नहीं जाता है ना। हम लोग अभी इसके अंदर राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे भी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जिनको ये सब क्रेडिट्स जाते हैं। इनका तो नाम सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि इन्हीं के अंडर में इस समय में यहाँ पे चला करता था, कानूनी तरीके से ये लोग लागू कर रहे हैं। जल्दी बाहर ना लांची के तो पापा आ गए तभी जाने दे रहा हूँ। जिसके पापा आ गए मेरे पापा नहीं आते हैं। कौन है? कौन आया था मुझे डबल लेने जाने सर आज रात का है मैं जा रहा हूँ। किस टाइम? नौचंदी से 12 रात पर चलो। सुबह पहुँच जाएंगे 5:50। ज़्यादा बिल्कुल सही नहीं रहता। सर वो लोग कंबल देते हैं तकिया भी देते हैं। तुम भी रोटेज में हो? तुम्हें कहाँ जाना है? सर जाए हम भी। हमने तो पूरा बैग उठा लिया। कोई बात नहीं। लग रहा है इतना हो अब तो 1856 नहीं आया है अभी तो। और याद हो गया नोट? अरे जितना लिखा उतना नहीं लिखना होता है, शॉर्ट पॉइंट में लिखना होता है। सर थोड़ा सा नीचे ना ये जब भी कोई भी एग्जाम देने जाओगे ये पूरा इतिहास है आपका, इतना समझ लीजिए। गवर्नर जनरल को वहां से उठा के और यहाँ तक खत्म करने का मतलब है पूरा इतिहास।
कभी भी कोई जल्दबाजी में एग्जाम देने जाओ तो इतना ही अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ के चले गए तो काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ये वैसे वाले शॉर्ट्स वन लाइनर्स हैं जिसको आप एक मुश्किल से आधे घंटे के अंदर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और इतना याद कर लोगे तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी आप कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और किस किस के काले काल में हुए, समय के साथ याद हो जाएगा। पेपर मिलेगा ना नॉर्मल से? पेपर शीट नहीं, खुद की पेपर शीट ना ऐसा नहीं होता है एग्जाम, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ एग्जाम में ऐसे सेंटर देखा हो जहाँ एग्जाम होता है सेंटर देखा। हाँ सेंटर करवा दें। हाँ हैं? करवा दो। कहाँ करवा दें? बराबर वाली 12 वाली क्लास में जिसको चाहिए वे भी वही भेज देंगे। बराबर वाले मुझे नहीं चाहिए, मेरे मुंह से निकल गई। मेरी जबान भूल गई। चलो नोट कहने के बाद जल्दी से नोट करो, आ ही गए पेपर पर, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अरे 1947 तक है, यही तो सब पढ़ने हैं जो लिखे हैं। ऐसे तो बहुत है, कल 70 बताए थे मैंने। कांग्रेस के 70 थे, ये वाले भी लगभग उससे कम नहीं है, तो इतना ही पढ़ना है। क्या फोटो खींच रहे हो मेरा? इतना बोलो, लिखो हाथ में। ये भी उधार। सर उधार का जीवन है, जीवन भी तो उधार का ही है। मैं इसे जीकर भरने का पड़ा। थोड़ा सा बचा है, जल्दी जल्दी करो। क्या छूट गया? छूट गया?
बताओ यहाँ तक हो गया, लिटन तक हो गया, रिपल हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट का निरसन, मतलब वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट को जो लागू किया गया था ना, उसके अंदर बहुत परिवर्तन कर दिए गए। परिवर्तन मतलब समाप्ति कर दिया गया था ना एक तरीके से। जो कार्य उस समय लिटन ने किए, इन्होंने उन तमाम कार्यों को पलट दिया था, वही है निरसन। हो गया रिपन, वर्जन हो गया। सेकेंड बस लास्ट ही 2-3 बचे, लिखो जल्दी। नीचे कौन सा नाम बता, अर्जन।